हेलो एवरीवन्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कॉल्डर मॉडल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की। और ये मॉडल जो कि ग्रोथ मॉडल है और ये बताने का प्रयास करता है कि किसी कंट्री की ग्रोथ जो है वो उस कंट्री के सेविंग रेट और इनकम के रेशो पर डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि सेविंग ही है जो निकल करके कैपिटल फॉर्मेशन हो जाती है। और कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब आपके पास कैपिटल जिसे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट होगा या ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ेंगे, डिमांड्स बढ़ेंगी, सप्लाई बढ़ेगी, आप एक्सपोर्ट करेंगे। कुल मिला के ये थ्योरी इस बात पर बेस्ड है कि सेविंग इनकम का रेशो चेंजेबल है और सेविंग इनकम रेशो चेंज करके हम ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। अब रही बात कॉल्डर मॉडल, ये कॉल्डर का मॉडल जो है ये बेस्ड है क्लासिकल मॉडल के सेविंग इनकम फंक्शन पे। ये कहता है कि जो सेविंग है उसे निकाल करके डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा मॉडल है? डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। ये कहता है कि सेविंग को निकाल करके जिनकी सेविंग कम है और जिनकी सेविंग ज़्यादा है तो कम सेविंग वाले से हाई सेविंग की तरफ ले जाना है और उस सेक्टर को ग्रोथ करना है जहां पर कैपिटल फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कॉल्डर का मॉडल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड है, बता दिया सेविंग और इनकम पे, क्योंकि ये क्लासिकल का मॉडल है तो ये क्लासिकल के सेविंग फंक्शन पे बेस्ड है। पहली बात तो हम लिखते हैं, हम आप ऐसे बताना चाहते हैं यहाँ पर फ्रेंड कि जो सेविंग है कहता है कि पूरी इनकम टू पार्ट्स में डिवाइड है, सेविंग एंड प्रॉफिट में। तो बेसिकली क्लासिकल ने ले लिया है यहाँ पर दो चीज़ बेटा, सेविंग एंड प्रॉफिट। ठीक है, दो चीज़ बात करता है और एंड इनकम तो ये बताना चाहता है कि जो इनकम है यानी कि नेशनल इनकम है टोटल, वो दो बातों में डिस्ट्रीब्यूट है, प्रॉफिट पे और प्लस सेविंग पे। यानी कि सेविंग और प्रॉफिट दोनों डिपेंड है इनकम पे, ये बात करता है। फिर कहता है कि सेविंग डिपेंड करता है रेशो पर। ये कहता है सेविंग जो है, सेविंग इज इक्वल टू प्राइस ऑफ वाई, सेविंग अपॉन प्राइस अपॉन वाई, प्राइस प्रॉफिट अपॉन वाई। कहते हैं कि सेविंग जो है प्रॉफिट और इनकम का रेशो है। ये क्लासिकल की बात थी। फिर बोलता है कि जो वेजेस हैं, वेजेस एंड मार्केट के प्राइस, ये किस पर डिपेंड है? ये दोनों चीज़ें डिपेंड होती हैं मार्केट में वेज और प्रॉफिट पे। क्यों? क्योंकि वेजेस जो निकलता है और उसी से सेविंग होती है और जो प्रॉफिट होता है उसकी जो सेविंग होती है, दोनों सेविंग मिला करके इन्वेस्टमेंट होगा तो उसी अकॉर्डिंग जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका वेज रेट डिटरमाइन होगा और उसी अकॉर्डिंग मार्केट में प्राइसेस डिटरमाइन होगी, उसी हिसाब से डिमांड होगी, सप्लाई होगी। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल ये कहना चाहता है कि इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूशन करके सप्लाई सेविंग को चेंज करके ग्रोथ किया जा सकता है। ये मॉडल इसी बात पे बेस्ड है। चलिए हम आपको प्रयास करते हैं फ्रेंड। सबसे पहली बात, ये बात लिखने से पहले आप इसकी एजम्पशंस को समझ लीजिए। पहले एजम्पशंस ये है फ्रेंड कि वो कहता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, नोट करते जाइए। वो कहता है बेटा जी फुल एम्प्लॉयमेंट है, पहले एजम्पशंस है, एजम्पशंस पहली है कि फुल एम्प्लॉयमेंट है यानी कि वाई इज गिवन है। सेकंड देख लीजिए, सेकंड बात ये कहता है फ्रेंड कि ओनली टू सेक्टर, जो नेशनल इनकम है ओनली टू सेक्टर डिवाइड है, एक है सेविंग एंड दूसरा है प्रॉफिट्स। सेविंग और प्रॉफिट दो चीज़ों में डिवाइड है पूरी इनकम।
ठीक है, अच्छा नोट कर लीजिए। तीसरा है बेटा जी, इसको हम एस से डिनोट करते हैं, इसको हम पी से डिनोट करेंगे। क्लियर? अच्छा, तीसरी बात है, इसका जो थर्ड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कहता है कि जो सेविंग है और जो प्रॉफिट है, सेविंग दो तरह से होती है। एक जो वेजेस हैं, वेजेस एंड वेजेस से, और जो प्रॉफिट है, अब प्रॉफिट किसके पास आता है? कैपिटलिस्ट के पास आता है। वेजेस किसके पास आती है? लेबर के पास आती है। तो लेबर एक तरफ है, एक तरफ जो है इंटरप्रेन्योर है या कैपिटलिस्ट है। ठीक है, अगर दोनों चीज़ मान सकते हैं तो कहता है कि जो वेजेस हैं, जो वर्कर हैं, लेबर है, इसकी जो सेविंग है वो क्या है? कम है। और जो प्रॉफिट जो मेक बना रहा है, यानी कि जो कैपिटलिस्ट है, उसकी सेविंग क्या है? बहुत ज़्यादा है। यानी कि कहने की बात करता है कि थर्ड पॉइंट तो लेबर और सेविंग है, सेविंग टू पार्ट से डिवाइड है। फोर्थ, इसको आप ऐसा बना सकते हैं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग इज लेबर, ठीक है, एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग इज प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर, ठीक है, या कैपिटलिस्ट कह सकते हैं आप। तो यानी कि इसकी एमपीएस हाई है और इसकी एमपीएस कम है। ठीक है, यानी कि मेरा यहाँ पर सेंस ये है बताने का आपको कि जो वेजेस हैं, जो लेबर है, वेज कहाँ से आती है? लेबर को आती है। और लेबर की जो सेविंग है वो क्या है? कम है। क्यों? क्योंकि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कम है, और जो कैपिटलिस्ट है उसकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग ज़्यादा है। दो चीज़ समझ गए? अच्छा, जब आपके पास ये पता है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सेविंग कम है, तो इसका मतलब फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन इज हाई, बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, हाई होगी किसकी? लेबर की। यानी कि लेबर की एमपीसी क्या है? हाई है, और कैपिटलिस्ट की, एंटरप्रेन्योर की मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन यहाँ पर इसका लो होगा। यानी कि उनकी एमपीसी लो है, क्योंकि एक सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। जब हायर लेवल की इनकम हो जाती है तो उनकी एमपीसी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जो पुअर पर्सन होता है उसकी एमपीसी ज़्यादा होती है। एमपीसी ज़्यादा होगी तो एमपीएस ऑब्वियसली कम होगा। ठीक है, ये 5 बातें आपको माइंड में रखना है। एमपीएस किसका ज़्यादा है, एमपीसी किसका ज़्यादा है, एंड सेविंग और प्रॉफिट कैसे निकलता है। थर्ड बात करता है कि जहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है, 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट है। ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आउटपुट रेशो पे से इंडिपेंडेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट अपॉन वाई इज इंडिपेंडेंट। मतलब इन्वेस्टमेंट जो है वो जो आउटपुट का रेशो है उस पर डिपेंडेंट नहीं है। ये इसकी एजम्पशंस है। और एक बात और यहाँ पर कर सकता हूँ, कहीं ना कहीं यहाँ पर इम्परफेक्ट की बात करता है, यानी कि मोनोपोलिस्टिक की बात करता है। मोनोपोली पावर है थोड़ा बहुत, मोनोपोली पावर के वेरिएबल्स अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड ये तो थी एजम्पशंस। आपको एजम्पशंस माइंड में रखना है। फुल एम्प्लॉयमेंट है, सेविंग दो तरह की सेविंग है, कैपिटलिस्ट सेविंग और लेबर सेविंग, दो तरह का कंजप्शन है। ठीक है, लेबर और यहाँ पर 2 ही सेक्टर हैं। ठीक है, इसको आपको नोट कर देना है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं फ्रेंड मॉडल की तरफ। मिटा रहा हूँ, प्लीज़ नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब मॉडल की तरफ चलते हैं। मॉडल में 2 बातें आपको बताऊंगा, बहुत इजी तरीके से चलेंगे, आपको साथ साथ बताता हूँ। फ्रेंड ये मॉडल कहता है, मॉडल कहना क्या चाह रहा है। मॉडल में हम सबसे बात ये लेंगे फ्रेंड, कहता है कि जो y है ये क्या है? W + P है। पहले बता चुके हैं कि जो इनकम है वो वेज और प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू, दोनों को मिला के इनकम बताती है। यहाँ पर y का मतलब है टोटल इनकम, W का मतलब है टोटल वेजेस, P का मतलब है टोटल प्रॉफिट। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ। फिर हम बात करेंगे फ्रेंड, हम इसको लिख सकते हैं y =
अगर हम मान के चलो हमें बेज निकालना है तो W इक्वल टू वाई माइनस पी कर देंगे तो हमें क्या निकलेगा, बेजेस निकल जाएगा। या अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो क्या करेंगे, वाई माइनस बेजेस निकाल देंगे। ये भी आपका क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं सेविंग कैसे होती है। फिर वो कहता है कि सेविंग दो तरह से सेविंग है, बेजेस सेविंग, सेविंग इक्वल टू बेजेस सेविंग प्लस बेजेस सेविंग को SW कहते हैं। यस का वेजेस है, वेज किसको आता है, लेबर को आता है, तो लेबर की सेविंग को SW मान लिया है। और प्लस दूसरा लेते हैं हम लेते हैं फ्रेंड जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट की सेविंग को हमने SP मान लिया है। यानी कि जो कैपिटलिस्ट सेविंग करता है उसे SP मान लिया है और जो लेबर सेव करता है उसे हम SW मान लिया है। तो टोटल सेविंग हम कहेंगे कि जो सेविंग इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, SW प्लस SP। ओके, ये दो चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो टोटल सेविंग आपकी ये हो गई। बात समझ में आ गई। वो कहता है कि सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है, आपको पता है, क्लासिकल मॉडल बता रहा है, ये क्लासिकल मॉडल पे बेस्ड है। सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है, ये भी आपको पता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रेंड, दो चीज़ यहाँ पर आपको बताना चाहिए कि मैंने आपको पहले बताया कि जो कैपिटलिस्ट है उसकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ज़्यादा है और जो लेबर है उसकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग कम है। यानी कि इसकी बात करें, जो लेबर है, लेबर की मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है, ये लो है। लेबर की क्या है, बहुत लो है। एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंटरप्रेन्योर यानी कि प्रॉफिट मेकिंग है उसकी क्या है, यहाँ पर ज़्यादा है। तो इस चीज़ को हमने क्या माना है फ्रेंड, एक कैपिटल लेटर P और इसको मान लिया हमने कैपिटल लेटर W। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो टोटल सेविंग है, टोटल सेविंग है वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। एक तो जो सेविंग है, साइन है, वेजेस हैं, और जो वेज यानी कि जो W है यानी कि लेबर है यानी कि वेजेस है, और वेज में से कितना सेविंग हो रहा है, जो इन वेज आती है उसका कितना प्रोपोर्शन सेव कर रहा है, वो उसकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग पर डिपेंड करेगी। यानी कि हम एक बड़ा सा W और लिख दिया। तो SW का मतलब क्या हुआ कि लेबर की कितनी सेविंग हो रही है, और प्लस इसको हम और लिख देंगे। ऐसे ही इसको हम बड़ा P मान लेते हैं, तो हमने क्या लिखेंगे इसको, SPP। तो हमारा जो सेविंग हो गया फ्रेंड्स, एक बड़ा सा इक्वेशन हो गया S। ठीक है, ये W का मतलब यहाँ पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग है, लेकिन P यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है इसको प्रोड्यूसर की मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को, और ये लेबर की मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को इंक्रीज कर रहा है। क्लियर हुआ है तो फ्रेंड्स। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे करते हैं इसी क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम इसकी जगह पे इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं ना। हमने बताया कि सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है, तो इसकी जगह पे हम I लिख दिया। तो I की जगह पे लिख देंगे हम इक्वल टू, हम ऐसा कर सकते हैं, या इसको हम SW कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी जगह पे हम I लिख सकते हैं। तो I इज इक्वल टू लिख देंगे फ्रेंड हम SPP प्लस SW। वाट आप इधर लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं, आपकी जैसी भी इच्छा है। अब हम I की जगह पे SW है, W की जगह हम A भी लिख सकते हैं फ्रेंड, या P की जगह हम A भी लिख सकते हैं, आपकी जो इच्छा है, मैंने शॉर्ट समराइज की है। अब हम इन्वेस्टमेंट इसको लिख सकते हैं SPP प्लस SW के सामने हम लिखिया Y माइनस P। ओके, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रेंड, I इज इक्वल टू SPP प्लस SW
वाई माइनस एस डब्ल्यू पी। हमने क्या किया, इसको एंड से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इस एस पी पी को और इस पी को आप एक साइड लाएंगे तो क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एस पी पी माइनस एस डब्ल्यू पी, ये बनेगा फ्रेंड आपका, प्लस यहाँ बनेगा एस डब्ल्यू वाई। क्लियर। हम क्या करेंगे फ्रेंड, इसको P दोनों में कॉमन है तो P बाहर निकाल लेंगे, तो हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एस पी पी माइनस P निकाल दिया, एस डब्ल्यू पी निकाल दिया, प्लस एस डब्ल्यू वाई लिख सकते हैं इसको। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, हमने क्या किया, इस पूरे इक्वेशंस को हमने y से डिवाइड कर दिया। अगर हम इसको y से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा फ्रेंड, थोड़ा सा हम यहाँ जाते हैं, y से डिवाइड करेंगे आपका तो निकलेगा इन्वेस्टमेंट अपॉन y, ठीक है, इज इक्वल टू एस पी सेविंग प्रॉफिट माइनस एस डब्ल्यू अपॉन पी कर दिया फ्रेंड्स, अपॉन y कर दिया। ठीक है, और इसको हमने बाहर पे ले लिया। क्लियर। प्लस एस डब्ल्यू वाई अपॉन वाई ले लिया। ठीक है, तो y से y कट जाएगा ऊपर से एक तरफ। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इन्वेस्टमेंट अपॉन y इज इक्वल टू एस पी माइनस एस डब्ल्यू, ये P अपॉन y हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा P अपॉन y हो जाएगा, प्लस सिर्फ एस डब्ल्यू बचेगा। तो ये इक्वेशंस क्या दिखाता है, ये इक्वेशंस दिखाता है कि फाइंड द प्रॉफिट रेशो दिखाता है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा हम हट के चलते हैं, एक न्यू इक्वेशंस कर सकते हैं आप, इस चीज़ को आप उधर ले जाइए तो क्या मिलेगा, P अपॉन वाई, सॉरी P अपॉन वाई या एक काम करिए, आपका बचेगा सॉरी एस पी माइनस एस डब्ल्यू, P अपॉन वाई इज इक्वल टू कह सकते हैं हम इन्वेस्टमेंट अपॉन वाई माइनस एस डब्ल्यू। क्लियर है। या इसी को आप दूसरे तरीके से लिखते हैं कि जो y है, y इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप, y इज इक्वल टू ठीक है P अपॉन वाई बराबर, इसको 1 ले लेंगे, 1 अपॉन डब्ल्यू, ब्रेकर बंद करेंगे, क्लोज करेंगे, इन्वेस्टमेंट अपॉन वाई माइनस एस डब्ल्यू अपॉन एस पी माइनस एस डब्ल्यू। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, इसको थोड़ा सा तोड़ दिया, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा सेंस यहाँ पर ये निकल रहा है, इसको बनाने का, इक्वेशन बनाने का मतलब यहाँ निकल रहा है कि किसी कंट्री की जो ग्रोथ है, किसी कंट्री का जो डेवलपमेंट है, किसी कंट्री का जो डायनामिक प्रोसेस है इकोनॉमिक चेंज होने का, वो उस कंट्री का जो प्रॉफिट एंड पर डिपेंड करेगा, और प्लस उस प्रॉफिट में से कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है इस पर डिपेंड करेगा, साथ के साथ सेविंग कितना हो रहा है इस पर डिपेंड करेगा। तो दो चीज़ यहाँ पर है फ्रेंड, कि जो इनकम का जो शेयर है वो सेविंग में कितना जा रहा है, और यानी कि इनकम का कौन सा शेयर है जो वेजेस को जा रहा है, और कितना शेयर है जो प्रॉफिट में जा रहा है। ये समझ आ गया। अच्छा, यहाँ पर 3 चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी फ्रेंड। हम इक्वेशन के थ्रू आप ग्राफिकल दिखा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ बताना चाहता है वो कि जो सेविंग है किसकी, एसपी यानी कि कैपिटलिस्ट की, इज ग्रेटर देन एस डब्ल्यू होना चाहिए।
यानी कि क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्जिनल प्रोपेसिटी टू सेव ज़्यादा है, यहाँ पर मार्जिनल प्रोपेसिटी टू सेविंग कम है। अगर मार्जिनल प्रोपेसिटी टू सेविंग कम है तो यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन कम होगा, यानी कि हमारा टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो डिपेंड करेगा सेविंग पे, और दोनों की सेविंग अगर ठीक है, तो अगर हम इसकी सेविंग ज़्यादा हो जाएगी तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, इन्वेस्टमेंट कैपिटलिस्ट करेगा, तो इसका सेविंग ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो कहता है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है ताकि ये इसकी सेविंग जो है बढ़ जाए, किसकी? कैपिटलिस्ट की सेविंग बढ़ जाए। अब आपको कैपिटलिस्ट सेविंग बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यही चीज़ दिखाना चाहता है कि वो कहता है कि किस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूशन करें कि सेविंग चेंज हो जाए। क्लियर है? थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ओके चलो फ्रेंड्स, शॉर्टकट बस थोड़ा सा रह गया, अब मैं थोड़ा सा इसको मिटा के बताता हूँ। ठीक है, चलिए एक ग्राफ लेते हैं फ्रेंड्स। ओके, समझ आ गया? हमने क्या किया है, यहाँ पे पी वाई लिया हुआ है, यानी कि प्रॉफिट इनकम से रेशो, और यहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग ले रहे हैं फ्रेंड, दो चीज़ ले रहे हैं हम। वो कहता है कि ये फिक्स है, क्या है? पी वाई, यानी कि पी अपान वाई ये फिक्स है। वो कहता है कि ये इन्वेस्टमेंट अपान वाई है, ठीक है, और ये सेविंग अपॉन वाई है। इनिशियल स्टेज में सेविंग अपॉन वाई है और ये इन्वेस्टमेंट अपॉन वाई है। आप इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है, क्लियर है? अच्छा, जब आप इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है, मार्केट इकोनॉमी है, सेटिस्फेक्शन है, लेकिन वो कहता है कि ग्रोथ कैसे होगी? ग्रोथ कहता है कि अगर सेविंग भी उसी रेशो में बढ़े और इन्वेस्टमेंट भी उसी रेशो में बढ़े तो क्या होगा? तो प्रॉफिट में चेंज नहीं आएगा। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ कि चलो आपकी थोड़ा सा यहाँ पर आपकी सेविंग भी बढ़ गई, क्या हो गई? SY1 हो गई, S1Y1 हो गई, और जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ करके इन्वेस्टमेंट Y1 हो गया। यानी कि दोनों चीज़ें जब बढ़ गई तो आप ई से E1 पे आ गए, ई से आप E1 पे आ गए, लेकिन प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि जो प्रोड्यूसर का शेयर है वो चेंज नहीं हो रहा है। मतलब एवरेज, जो मार्जिनल एवरेज, यानी कि जो इनकम का दो पार्ट में बट रहा है, तो इसका जो प्रॉफिट है ये चेंज नहीं हो रहा है और ये भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, सिर्फ इकोनॉमीज अप कर रही है, ठीक है। वो कहता है कि ग्रोथ कैसे होगा, चेंज कैसे होगा? तो वो कहता है कि मान के चलो सिर्फ इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। क्या बढ़ता है? केवल इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। अगर आपका केवल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो आप कहाँ जाएंगे? प्रीवियस सेविंग कहाँ है फ्रेंड? यहाँ पर है, ये प्रीवियस सेविंग है, सॉरी ये प्रीवियस सेविंग यहाँ है, ठीक है, और न्यू इन्वेस्टमेंट लाइंस यहाँ हैं, तो यानी कि आप यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसका मतलब होगा कि आपका पी वाई क्या है? बढ़ जा रहा है, P1 Y1 हो जा रहा है, और आपका इक्विलिब्रियम E से E2 पे आ जा रहा है। तो E से E2 पे जाने का मतलब क्या है? इस E2 से जाने का मतलब है कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ गया लेकिन सेविंग तो वही है। इसका मतलब क्या हुआ? आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर एक्चुअल GDP इज ग्रेटर देन पोटेंशियल GDP कह सकते हैं, या आप ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर कि इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आ जाएगी, क्योंकि मार्केट में पैसा है नहीं, सेविंग है नहीं लोगों के पास, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, मतलब यहाँ पर इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आएगी। सप्लाईज, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, यानी कि डिमांड यहाँ पर ज़्यादा है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो क्या होगा? प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो इस केस में इन्फ्लेशन आएगा। अब यहीं से टर्निंग पॉइंट आता है, वो बोलता है कि ठीक है, कार्टर बोलता है कि इन्फ्लेशन होगा। अगर इन्फ्लेशन होगा तो क्या होगा? थोड़ा सा मिटा, इक्वेशन नोट कर लिया होगा, थोड़ा सा मिटा रहा हूँ प्लीज़। अगर इन्फ्लेशन हो जाता है फ्रेंड, अगर इन्फ्लेशन हो जाता है तो क्या होगा? अगर इन्फ्लेशन होगा तो मार्केट में प्राइस क्या होंगे? बढ़ेगा। जब प्राइस बढ़ेगा तो वो कहता है कि कैपिटलिस्ट के पास प्रॉफिट क्या होगा?
प्रॉफिट्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब प्रॉफिट उसके पास इंक्रीज होगा तो वो कहता है, क्योंकि जो शेयर ऑफ कैपिटलिस्ट है, यानी कि कैपिटलिस्ट के पास क्या होगा, जो प्राइस है, यानी कि अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि एसपी क्या होगा, एसपीपी क्या बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो सेविंग क्या होगी, बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली सेविंग बढ़ के यहाँ पर आ जाएगी। मतलब हमें सेविंग बढ़ाना है, और सेविंग बढ़ाने के लिए पहले इन्वेस्टमेंट बढ़ाना ज़रूरी है। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो ऐसा होगा, तो कहता है कि सबसे पहले इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आए तो ठीक है, अप्स डाउन होगा, ये चलेगा, लेकिन एक टाइम के बाद सेविंग बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक बढ़ेगा, और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो फिर अगेन से सेविंग बढ़ेगी। थोड़ा समझ आ गया होगा लगता है फ्रेंड्स। तो कहना ये चाह रहा है, लेकिन उसके पहले वो कंडीशन है, वो कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग बात करता है फ्रेंड। कंडीशन क्या है तो आप नोट कर लिए, फिर आगे चलते हैं। ओके, सो विद इन 2 मिनट्स आई विल फिनिश योर लेक्चर। फ्रेंड देखो, उसके पास कंडीशन ये है कि वो 3 कंडीशन देता है। पहली बात कहता है कि एस पी डज नॉट इक्वल टू एस डब्ल्यू। क्लियर, बराबर नहीं होने चाहिए, मतलब जो लेबर की सेविंग है वो कैपिटलिस्ट की सेविंग इक्वल नहीं होना चाहिए। फिर क्या बोलता है कि एस पी एस ऑलवेज, एस पी पी ऑलवेज एस डब्ल्यू डब्ल्यू। समझ गए होंगे कि यानी कि कहता है कि जो लेबर की मार्जिनल प्रोफिट टू सेव इज ग्रेटर देन कैपिटलिस्ट की मार्जिनल प्रोफिट टू सेव इज ग्रेटर देन लेबर की मार्जिनल प्रोफिट टू सेव। ये दोनों का ग्रेटर होना ही चाहिए, ग्रेटर होगा तभी वो इन्वेस्टमेंट करेगा, तभी सिचुएशन आगे होगी। अगर ये ग्रेटर देन नहीं है तो वो रीडिस्ट्रीब्यूशन सक्सेस नहीं हो रहा है। तीसरी कहता है कि दोनों में डिफरेंट, दोनों की एस पी पी एंड एस डब्ल्यू डब्ल्यू, इन दोनों में डिफरेंट होना ज़रूरी है। अगर डिफरेंट रहेगा थोड़ा सा, एस पी एंड एस डब्ल्यू में डिफरेंस रहेगा तो क्या होगा कि मल्टीप्लायर प्रॉपर वर्क करेगा। यहाँ पर मल्टीप्लायर प्रॉपर वर्क करेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सेविंग के साथ मल्टीप्लायर और कंजप्शन के साथ मल्टीप्लायर आपको पता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर सेविंग रहेगा तो थोड़ा परिवर्तन आएगा, इन्वेस्टमेंट अपॉन वाई में थोड़ा परिवर्तन तो आएगा, लेकिन इनके डिस्ट्रीब्यूशन पी वाई जो है क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स समझ आ गया होगा। मेरा सेंस यहाँ पर है कॉल्डर का मॉडल में कंक्लूजन पे आता हूँ। कॉल्डर का मॉडल यही कहता है कि आपको इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है, और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करना है कि सेविंग जो है, जो लो सेवर हैं, जिनकी सेविंग लो है उनसे जिनकी सेविंग हाई है उनकी तरफ जो है इनकम का फ्लो हो जाए, ताकि जो है इन्वेस्टमेंट बढ़े, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, कैपिटल फॉर्मेशन हो और आगे मार्केट में डिमांड बढ़े। वो कहता है कि इस केस में प्राइस भी बढ़ेगा और बेज रेट फिक्स रहेगी, बेज रेट में चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस कंडीशन के साथ ये मॉडल कहना चाहता है कि अगर किसी कंट्री को ग्रोथ करना है तो सेविंग को मोबिलाइज करना पड़ेगा। सो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। इसके कुछ क्रिटिसिज्म पॉइंट हैं। क्यों क्रिटिसिज्म पॉइंट वही है जो एजम्पशंस है उसको आप कह देना कि इधर से फुल एम्प्लॉयमेंट कभी होता नहीं है, और एमपीसी और एमपीएस मेजर करना आसान नहीं है, और जो एज्यूम किया जाता है कि एमपीसी कम होती है तो 100 और कंट्री में एमपीसी घटती बढ़ती रहती है, फिक्स होती नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप दिखा सकते हैं। थैंक यू, प्लीज़ नोट डाउन।